गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। इससे पहले की क्लास में भी हमने एनवायरमेंटल फैक्टर की बात की थी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने बोला था कि एनवायरमेंटल फैक्टर को दो में डिवाइड कर रखा है, ए बायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर्स। फर्स्ट ए बायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया ए बायोटिक फैक्टर, जिसे फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल एंड केमिकल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि फिजिकल फैक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, करंट एंड प्रेशर। जिसमें से टेम्परेचर क्या है, किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित जीव जंतु पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं, लाइट किस प्रकार से जीव जंतुओं को प्रभावित करेगी, उनकी हमने बात कर ली थी। तो टेम्परेचर एंड लाइट की हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करें वाटर। जल क्या है, किस प्रकार जीव जंतुओं को या फिर हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित करता है। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम आज वाटर से। जल या वाटर, पृथ्वी का लगभग 73% भाग जल से ढका हुआ है। सेवेंटी 3% जो भाग है पृथ्वी का, वो लगभग जल से ढका हुआ है। वह समस्त जैव मंडल के जीवधारियों के लिए सीधे या फिर जैसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण होता है। बायोस्फीयर में जितने भी जीव जंतु या फिर हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनके लिए डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से जल बहुत महत्वपूर्ण है। जैव मंडल में या बायोस्फीयर में उपस्थित जीवधारी या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जल पर निर्भर रहते हैं। वास्तव में जैसे कि हम बात करते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और अगर हम देखें कि जंतुओं का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक निवास है, तो वो जल ही होगा। एनिमल्स या फिर जंतुओं का जो प्राकृतिक निवास होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है, वो इनका जल ही होता है। सबसे अधिक संख्या में जीवधारी ले लो या फिर पेड़ पौधे ले लो, जल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी का 73% पार्ट तो जल से ही घिरा हुआ है। अब हर जगह पे जल का वितरण भी तो एक समान नहीं होता है। जैसे कहीं कहीं जो जल के सोर्स है, उनकी गहराई 1 मीटर भी नहीं होती, परंतु जैसे समुद्र ले लो तो उनकी कई मील तक होती है। जैसे विश्व के कुछ समुद्र हैं जिनकी गहराई जो होती है लगभग 7 मील होती है। दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं अधिकतर समुद्र में ही पाए जाते हैं, और ये जितने भी समुद्र हैं, जितने भी दुनिया में समुद्र पाए जा रहे हैं, वो सारे एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। समुद्रों के सभी भागों की गहराई में कोई ना कोई जीवधारियों का समूह अवश्य पाया जाता है। समुद्र के जितने भी तल, चाहे वो ऊपरी तल ले लो, मीडियम ले लो या फिर नीचे का तल ले लो, वहां पे जीवधारियों का कोई ना कोई समूह तो उपस्थित होता ही है। इसी के साथ जैसे कि स्वच्छ जल के सोर्स जो हो गए, जिनमें हम बात करते हैं पोखर, झीलें, नदियां, इनमें भी छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं। अब जो जल है, इसके विशिष्ट गुण क्या होते हैं? जल के विशिष्ट गुण, जैसे कि जल जो होता है उनमें थोड़ा भारीपन होता है, हवा से तो अधिक ही उनमें भारीपन होगा। पारदर्शिता होती है, लचीलापन होता है। तो जल के विशिष्ट गुण में हम बात करते हैं कि इनके ऐसे कौन से गुण हैं जो कि जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं।
तो जैसे हवा से अधिक इनमें भारीपन है, हवा से अधिक भारीपन, पारदर्शिता, पारदर्शिता की वजह से ही तो जो जल में जीव रहते हैं उन्हें हम आसानी से देख पाते हैं। इसी के साथ इनमें लचीलापन होता है, लचीलापन, अगर पानी में गिर भी जाए तो चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पानी में लचीलापन होता है। ताप संबंधी गुण, तो ये सारे जल के विशिष्ट गुण होते हैं। जैसे कि अगर जल का भारीपन अधिक है तो जो प्राणी होते हैं सुविधा पूर्वक तैर सकते हैं। अधिक भारीपन के कारण इनमें जो प्राणी होते हैं आसानी से तैर सकते हैं। जल में जो लचीलापन पाया जाता है उससे क्या होता है कि इनमें अगर गिर भी जाए तो चोट नहीं लगती। पारदर्शी होते हैं जिससे कि इनमें विभिन्न प्रकार के जो प्राणी रह रहे हैं उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। प्रत्येक प्राणी को जल की आवश्यकता होती है, ये हमें पता है। जल के बिना जीवन ही पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्राणियों का जो वितरण है जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जैसे कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिन्हें अत्यधिक प्राणी जल चाहिए तो उन्हें हम बोलते हैं पृथु जलीय, क्योंकि जितना अधिक पानी होगा वो अत्यधिक आसानी से वहां पे जीवन यापन कर सकते हैं। जबकि कुछ तनु जलीय होते हैं उनमें पानी में रहने की सहनशीलता बहुत कम होती है, वो कम पानी में रहते हैं। जैसे समुद्र में रहने वाले जीव तो पृथु जलीय में आ जाएंगे, और जो छोटे छोटे झीलों पोखरों में पाए जाते हैं वो होते हैं तनु जलीय। इसी प्रकार से जो जल थल पर जो पौधे रहते हैं उनका भी वितरण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जल की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, वहीं कुछ पौधे होते हैं जिन्हें अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो ये भी जल के वितरण के आधार पर ही हम इन्हें क्लासिफाइड कर सकते हैं, जल की उपलब्धता के आधार पर। इसके पश्चात हम देखते हैं कि पौधों को उपलब्ध जल का परिमाण केवल वार्षिक वर्षा के मान पर ही निर्भर नहीं करता। जैसे कि पौधों को जो जल उपलब्ध हो रहा है वार्षिक वर्षा के मान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मृदा की जो जल धारिता क्षमता होती है उस पर निर्भर करता है कि मिट्टी कितना पानी सोख सकती है। अब हम मृदा की जलधारी क्षमता के आधार पर देखें तो जैसे कि जल का ताप संबंधी गुणों में भी अन्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक रुचिकर बनाया गया है। जैसे समुद्री जल का जो हिमांक होता है 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समुद्री जल का हिमांक 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी माइनस में 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसका ठंडे प्रदेशों में जाड़े में विशेष लाभ होता है, जैसे सर्दियों में। क्योंकि जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक भारी होता है, अतः समुद्र की जो ऊपरी सतह पर बर्फ जमती है वो 4 डिग्री जल का अपेक्षाकृत अधिक भारी होने के कारण जमती हैं। नेक्स्ट, जल की उच्च तापग्राहिता जो हीट होल्डिंग कैपेसिटी होती है। हीट होल्डिंग कैपेसिटी या फिर जल की उच्च तापग्राहिता वातावरण का जो तापक्रम है उसको स्थिर रखने में सहायक होती है। समुद्र जल व झीलों का तापमान जल के उच्च तापग्राहिता के कारण ही स्थिर होता है। इसी प्रकार जो मानव शरीर का तापमान स्थिर होता है वो भी जल के कारण ही होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं जल, समुद्री जल का खारापन, सैलिनिटी। समुद्री जल का खारापन लगभग सब जगह 3.5% होती है। समान खारेपन से जंतुओं का विशाल क्षेत्र में वितरण संभव होता है। लगभग सभी जगह पे इनकी प्रतिशतता कितनी रहेगी? 3.5%।
इसके पश्चात यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये अच्छा विलायक होता है, जल को सर्व विलायक भी कहा जाता है। जैसे ये खाद्य पदार्थ हो गए, खनिज हो गए या विभिन्न गैसों में आसानी से घुल जाता है, इसीलिए कहते हैं जल से अच्छा कोई विलायक नहीं है। जैसे कि समुद्री जल या फिर स्वच्छ जल में जो मछलियां पाई जाती हैं, उन्हें ऑक्सीजन किसके द्वारा मिल रही है? जल के द्वारा है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन आसानी से घुल जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जल से किस प्रकार किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जल के द्वारा विभिन्न अंगों में आवश्यक तत्वों का ट्रांसपोर्ट संभव है। मिट्टी में उपस्थित जो खनिज पदार्थ होते हैं, जल में घुलकर ही पौधों के अंगों में पहुंचते हैं। वातावरण से जो अजैविक पदार्थ पारितंत्र के जैविक भाग में घुलकर विलयन के रूप में प्रवेश करते हैं। जैसे हम देखते हैं मिट्टी के अंदर किसी प्रकार का जो खनिज पदार्थ है, जल के साथ साथ वो पौधों में पहुंचते जाते हैं। देन सरफेस टेंशन, जल का उच्च सतही तनाव, सरफेस टेंशन या उच्च सतही तनाव जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। भूमिगत जल राशि भी सुरक्षित बनाए, जो भूमिगत जल राशि उसको सुरक्षित बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कहां कहां पर किस किस प्रकार से मृदा पर या फिर जो जलधारी क्षमता है कहां कहां पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट हमने ले लिया था फ्रीजिंग पॉइंट या फिर समुद्री जल का हिमांक, उसके बाद हीट होल्डिंग कैपेसिटी, देन सैलिनिटी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ट्रांसपोर्टेशन, किस किस प्रकार जल आवश्यक होते हैं। देन जल के प्रभाव, जल किस प्रकार से जीवधारियों को प्रभावित करता है। जैसे कि जल है वो जीवधारियों को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे हम बात कर ले रेगिस्तान क्षेत्र में, वहां जल की कमी होती है, तो इसके लिए जंतुओं पौधों में जल संरक्षण के लिए अनेक शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डेजर्ट अडेप्टेशन। डेजर्ट अडेप्टेशन मतलब जो डेजर्ट क्षेत्र है वहां पे जल की कमी होती, उस कमी के कारण पेड़ पौधों व जीवधारियों में अनेक शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडेप्टेशन। किस प्रकार से वो खुद को सर्वाइव कर लेते हैं उसी एनवायरनमेंट में, किस प्रकार वो उस एनवायरनमेंट में अपने को ढाल लेते हैं, तो आ जाता है एडेप्टेशन में। सेकेंड आ जाएगा इसमें जंतुओं का जो भौगोलिक वितरण है वो भी जल से प्रभावित होता है। हम जल के आधार पर ही तो उन्हें वितरित करते हैं। जैसे कि समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे कितने प्रतिशत होते हैं, स्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे, जल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो सिर्फ जल में ही जीवित रह सकते हैं, जबकि स्थल में रहने वाले कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो जल व स्थल दोनों में जीवित रह सकते हैं। जैसे हम बात कर ले एम्फीबियंस की, जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। तो जंतु का जो भौगोलिक वितरण है वो भी जल से प्रभावित होता है। कुछ स्थलीय जंतु पर्याप्त जल में ही प्रजनन विकास और वृद्धि करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का जो हैबिटाट होता है या फिर आवास होता है वो होता तो स्थलीय है, परंतु प्रजनन विकास व वृद्धि रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वो कहां पे करेंगे? जल में, वाटर में। तो ये भी जल पर ही निर्भर करते। तो ये जल के प्रभाव आगे सबसे फर्स्ट हमने रेगिस्तान की बात कर ली कि वहां पे जो रहने वाले जीव जंतु है कम पानी मिलने की वजह से वो
खुद को एडेप्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम डेजर्ट एडेप्टेशन। सेकंड, जंतुओं का जो भौगोलिक वितरण है वो भी जल से ही प्रभावित होता है। थर्ड, कुछ स्थलीय जंतु ऐसे होते हैं जो पर्याप्त जल में ही प्रजनन, विकास व वृद्धि करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया एम्फीबियन, मेंढक, जो क्या करेगा, इनका जो प्रजनन होता है वर्षा पर ही निर्भर करता है, क्योंकि वो जल में ही प्रजनन करेंगे, विकास करेंगे एंड वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे जल कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता। ह्यूमिडिटी या आर्द्रता होती क्या है? आर्द्रता का मतलब क्या है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। ये जो आर्द्रता है इसे दो प्रकार से दर्शाया जाता है। फर्स्ट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या फिर संपूर्ण आर्द्रता। संपूर्ण आर्द्रता। एंड सेकंड आ जाएगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। या सापेक्ष आर्द्रता। फर्स्ट संपूर्ण आर्द्रता एंड सेकंड सापेक्ष आर्द्रता। होती क्या ये संपूर्ण आर्द्रता व सापेक्ष आर्द्रता? संपूर्ण आर्द्रता मतलब किसी स्थान पर वायु की प्रति इकाई में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। संपूर्ण आर्द्रता किसी स्थान पर वायु की प्रति इकाई में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है, जबकि सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? समान ताप व दबाव पर संतप्त बिंदु की तुलना में जल वाष्प की वास्तविक प्रतिशतता को दर्शाती है। सापेक्ष आर्द्रता ही विशिष्ट प्रकार की वनस्पति की उपलब्धि व जीव जंतु की उपलब्धि व वितरण निश्चित करती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर सापेक्ष आर्द्रता ही ऐसी है जो वनस्पति की उपलब्धि, जीव जंतुओं की उपलब्धि तथा वितरण को निश्चित करती हैं। किस प्रकार से निश्चित करेगी? जैसे कि उभयचर प्राणी हो गए, एम्फीबियंस, मच्छर व भूमिगत अकशेरुकी प्राणी आर्द्रता की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। फर्स्ट इन्होंने एग्जांपल लिया एम्फीबियंस, आर्द्रता की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। कई अन्य प्राणी भी है जैसे कि लेपिज्मा हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेपिज्मा, जिसे हम कहते हैं सिल्वर फिश। लेपिज्मा या जो सिल्वर फिश होती है, इनके प्रजनन के लिए 80 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता अनुकूलतम परिस्थिति होती है। 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अत्यधिक अनुकूलतम स्थिति होती है। ये जो आपेक्षिक या सापेक्ष आर्द्रता होती है, वृद्धि, इनमें जब वृद्धि कर देते हैं तो ट्राइबोलियम नामक जो आटे के भ्रंग होते हैं, इनमें जो लार्वल स्टेज का परिवर्तन होता है तेज हो जाता है। तो थर्ड एग्जाम्पल हो गया ट्राइबोलियम। अगर इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अधिक कर दिया जाए तो इनकी जो लार्वल स्टेज होती है इसका परिवर्धन अत्यधिक तेजी से होने लग जाता है। इसके अलावा वृद्धिशील आर्द्रता से उत्तरजीविता भी बढ़ जाती है। जैसे 70% तक की अगर सापेक्षिक आर्द्रता द्वारा अंडे व प्यूपा अवस्थाओं की उत्तरजीविता होती है वो प्रभावित होती है।
80 से ऊपर अगर इनकी आर्द्रता चली जाए तो अंडे व प्यूपे की जो जीवन क्षमता होती है वो उससे भी अधिक प्रभावित होने लग जाती है। तो ये थी ह्यूमिडिटी, जिसमें हमने फर्स्ट संपूर्ण आर्द्रता और सेकंड सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता के एग्जांपल एम्फीबियंस आ गए, लेपिज्मा हो गया, ट्राइबोलियम हो गया, कि किस किस प्रकार इनकी उत्तरजीविता को प्रभावित करते हैं। संपूर्ण आर्द्रता में किस स्थान पर वायु की प्रति इकाई में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसे हम संपूर्ण आर्द्रता कहते हैं।